नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ वाक्य विषय को लेकर। आज हम वाक्य पर चर्चा करेंगे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंसेस। आज तक हम यही पढ़ते आए हैं कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से वाक्य बनते हैं जो अपने पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूँगी कि वाक्य की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि वाक्य पदों एवं पदबंधों से निर्मित भाषा की वह इकाई है जिसके समस्त पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने परिभाषा लिखी है उसमें शब्द की जगह पद का प्रयोग हुआ है और पद और शब्द में क्या अंतर होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद बन जाते हैं और हम जानते हैं कि पद से ही वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम अगर वाक्य की विशेषताएं देखें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों एवं पदबंधों से निर्मित इकाई है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अगर हम लड़का लिखते हैं, लड़का एक शब्द होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसी लड़के से कोई वाक्य बनाते हैं तो लड़का वहां पर पद हो जाता है, क्योंकि वो शब्द किसी ना किसी व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, तो वहां पर वो पद कहलाता है। और शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन पद होते हैं वो व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। तो पहली परिभाषा के आधार पर पहली विशेषता हो गई कि पदों एवं पदबंधों से निर्मित इकाई होती है वाक्य। दूसरी विशेषता है वाक्य के समस्त पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी पद आता है तो वो व्याकरणिक नियम से बन जाता है। कोई भी शब्द उसमें स्वतंत्र नहीं होता है, सभी पद एक दूसरे से बंधे होते हैं। तीसरी विशेषता ये है वाक्य की कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। अपने आप में पूर्ण होते हैं मतलब वो पूरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं। कोई एक वाक्य होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो अधूरा लगता है, जबकि एक शब्द जब हम लेते हैं तो उसमें हमें रहता है कि उस शब्द से क्या मतलब है, क्या उसका एक अर्थ तो निकल जाता है, लेकिन उससे हम क्या कहना चाहते हैं ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। लेकिन वाक्य जब पूरा एक वाक्य होता है तो वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, चौथी विशेषता हो गई कि वाक्य स्वतंत्र होते हैं।
और पांचवी विशेषता हो गई कि वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, क्योंकि बिना विराम चिन्हों के वाक्य अपने आप का अर्थ पूरा अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो परिभाषा अगर देखिए, वाक्य पदों एवं पदबंधों से निर्मित भाषा की वह इकाई है जिसके समस्त पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। ठीक है, और उस परिभाषा के आधार पर ये 5 विशेषताएं वाक्यों की हमें दिखती हैं कि वाक्य पदों एवं पदबंधों से निर्मित होते हैं, ना कि शब्द से बनते हैं। और उसके जितने भी पद होते हैं, वाक्य में आए जितने भी पद हैं, वो किसी न किसी व्याकरणिक नियम से बंधे होते हैं। वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो अधूरे नहीं लगते हैं, वो अपने आप को पूरा करते हैं। और चौथी विशेषता है कि वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। और पांचवी विशेषता कि वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा का, प्रश्नवाचक चिन्हों का, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का। ठीक है, तो ये वाक्य की परिभाषा और ये वाक्य की विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे कि वाक्य के कौन से ऐसे तत्व हैं जो अति आवश्यक है वाक्य की निर्मिति में। वाक्य के आवश्यक तत्व। आकांक्षा। वाक्य ऐसे होने चाहिए कि उसमें किसी भी पद की आकांक्षा ना हो, मतलब सभी वो पूरे हो, उसमें किसी पद की जरूरत ना हो। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि मोहन है, ठीक है, मोहन है। अब यहाँ पर मोहन क्या है, एक मन में आकांक्षा जागृत हो रही है। अगर हम ये लिखते हैं या बोलते हैं कि मोहन बीमार है, ठीक है, तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पर किसी भी अन्य पद की आकांक्षा नहीं है। तो वाक्य में आवश्यक तत्व के रूप में आकांक्षा है। दूसरा है निकटता। निकटता का अर्थ होता है समीपता। वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं, पद प्रयोग हो रहे हैं, उन पदों में समीपता होनी चाहिए, चाहे वो बोलते समय हो या लिखते समय। अगर हम बोल रहे हैं लड़कियां, फिर काफी विराम, खेल रही हैं, ठीक है, या लिखते समय भी हम इतना गैप दे रहे हैं, इतना विराम दे रहे हैं, तो वो वाक्य अपने अर्थ की पूर्ण प्रतीति नहीं दे पाएगा। इसलिए वाक्य के जितने भी पद होते हैं उनमें समीपता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व है सार्थकता। हम सभी जानते हैं कि वाक्य सार्थक पदों से ही बनते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी हम निरर्थक पदों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे चाय वाय नहीं पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि अनावश्यक निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक निरर्थक शब्दों के प्रयोग से वाक्य का जो सौंदर्य है वो कम हो जाता है, ठीक है। सार्थक शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, लेकिन निरर्थक शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए या बात की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। फिर चौथा है योग्यता। वाक्य के निर्मिति में योग्य पदों का ही चुनाव होना चाहिए, मतलब वो अर्थ को पूरा करने में सक्षम हो। अगर हम ये कहेंगे कि मेरे योग्यता, वाक्य में जितने भी पदों का प्रयोग होता है वो अपने अर्थ को देने में सक्षम होने चाहिए। जैसे
अगर हम ये लिखते हैं या बोलते हैं कि निखिल खेतों से पानी भर रहा है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें तो हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये वाक्य शुद्ध नहीं है क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव है। यहाँ पर अगर खेतों पद का प्रयोग हुआ है तो वो सही अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ खेतों नहीं होना चाहिए, कुएं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये होगा कि निखिल कुएं से पानी भर रहा है तो ये वाक्य अपने में शुद्ध होगा और योग्यता सही होगी। फिर है पदक्रम। वाक्य का अगला आवश्यक तत्व है पदक्रम। पदक्रम मतलब होता है पदों का सीक्वेंस, पदों का क्रम। किस क्रम में हिंदी में वाक्य बनाए जाते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कर्ता, फिर कर्म और क्रिया। हिंदी वाक्यों में पदों का क्रम इस प्रकार होता है। अगर ये लिखा जाए कि मुझे रोटी है खाना, ठीक है, तो इसमें ये पदों का क्रम सही नहीं है। हाँ, कविता वगैरह में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, लेकिन बोलचाल में पदों का क्रम सही होना चाहिए। रोटी खाना है मुझे रोटी खाना है, ठीक है, तो सही क्रम पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए अगर वाक्य में कर्म है, और फिर क्रिया, मतलब वाक्य का समापन जो है वो क्रिया पर ही होना चाहिए। फिर है अन्विति। अन्विति जो सबसे आवश्यक है, अन्विति का अर्थ होता है मेल, मतलब वाक्य में जितने भी पद हैं उनका आपस में सामंजस्य होना चाहिए। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्ता क्रिया का अन्विति होनी चाहिए, कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्म और क्रिया की अन्विति होनी चाहिए, संज्ञा सर्वनाम में अन्विति होनी चाहिए, विशेषण विशेष्य में अन्विति होनी चाहिए। जैसे वहां अगर हम ये बोलते हैं वहां अच्छे लड़का पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विशेषण विशेष्य है उसकी अन्विति सही नहीं है, उनमें मेल सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम वहां अच्छे लड़के पढ़ते हैं तब ये जाकर सही होगा। तो वाक्य के आवश्यक तत्वों में है आकांक्षा, निकटता, सार्थकता, योग्यता, पदक्रम और अन्विति। आवश्यक तत्वों के बाद हम वाक्य के अंग पर चर्चा करेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य का मतलब होता है वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के अंतर्गत हम देखें तो कर्ता आ जाता है, ठीक है, कर्ता, और दूसरी चीज आ जाती है कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार भी कह सकते हैं या कर्ता पदबंध भी कह सकते हैं। पदबंध का अर्थ होता है कि जहां पर कई पद मिलकर एक किसी व्याकरणिक प्रकार का कार्य करते हैं, ठीक है, तो उद्देश्य में क्योंकि कर्ता की ही बात होती है वाक्य में, तो वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। या कर्ता का विस्तार, जैसे मान लीजिए लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़के के विषय में बात हो रही है, इसलिए लड़का जो है वो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य में ये कर्ता है, कर्ता पद है, मतलब सिर्फ एक पद जो है वो कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए कर्ता पद है। लेकिन अगर बोला जाए मेरे
पड़ोस में रहने वाला लड़का खेल रहा है। तो अगर हम यहाँ कर्ता की बात करते हैं तो कर्ता यहाँ पे इतने सारे पद मिलकर कर्ता का कार्य कर रहे हैं, तो ये कर्ता का विस्तार कहलाएगा या इसे कर्ता पद बंध भी कह सकते हैं। तो उद्देश्य में दो चीजें आती हैं, कर्ता और कर्ता का विस्तार। अब विधेय में आते हैं, तो विधेय के अंतर्गत कर्म या कर्म का विस्तार, ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, कर्म का विस्तार या कर्म पदबंध भी कह सकते हैं। क्रिया या क्रिया का विस्तार। और पूरक भी विधेय के ही अंतर्गत आएगा, पूरक या पूरक का विस्तार। कर्म, अगर एक पद में कर्म आ रहा है तो वो कर्म कहलाएगा, कर्म पद कहलाएगा, लेकिन अगर कई पद मिलकर कर्म का कार्य कर रहे हैं तो वो कर्म का विस्तार या कर्म पदबंध कहलाएगा। इसी तरह क्रिया, क्रिया अगर एक पद में हो रही है तो वो क्रिया कहलाएगी, लेकिन अगर उसके आगे क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो वो क्रिया का विस्तार कहलाएगा। पूरक, कर्ता और कर्म को छोड़कर जो अन्य संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द आते हैं वो पूरक का कार्य करते हैं, और पूरक अगर एक पद में है तो वो पूरक कहलाएगा, और अगर कई पद मिलकर उसका कार्य कर रहे हैं तो वो पूरक पदबंध कहलाएगा। जैसे कर्म की बात करें, मुझे कहानियां अच्छी लगती हैं। तो अगर हम इसमें कर्म क्या अच्छी लगती है, कहानियां अच्छी लगती हैं, तो कहानियां यहाँ पर एक पद है इसलिए ये कर्म पद कहलाएगा। लेकिन अगर हम यही लिखते हैं कि मुझे प्रेमचंद की कहानियां अच्छी लगती हैं, तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक पद कर्म का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कर्म पदबंध कहलाएगा। इसी तरह से क्रिया, राम लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्रिया देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, क्रिया एक है और सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि राम अच्छा लिखता है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया का विस्तार कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, और विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार आता है। पूरक की बात करें तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को छोड़कर जो भी शब्द आते हैं वो पूरक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेताजी ने मैदान में भाषण दिया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मैदान में है वो अधिकरण कारक है, कर्म नहीं है, कर्ता नहीं है, तो ये यहाँ पर पूरक का कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पद है इसलिए ये पूरक कहलाएगा, लेकिन अगर इसी के कई पद का प्रयोग होगा तब वो पूरक का विस्तार कहलाएगा। जैसे नेताजी ने शहर के
बीच में स्थित। गो, रुक जाओ। नेताजी ने शहर के बीच में स्थित मैदान में भाषण दिया। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कई पद मिलकर पूरक का कार्य कर रहे हैं। जैसे शहर के बीच में स्थित मैदान में भाषण दिया, तो ये इस तरह से पूरक का विस्तार कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपके समक्ष मैं हाजिर होंगी रचना के आधार पर वाक्य भेद लेकर। धन्यवाद।